नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो यूपी टेट हिंदी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें आपका तकरीबन 2 क्लास पूरा कंप्लीट हो गया है। पहली क्लास से अगर आप लोग जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने हिंदी की जो बेसिक शुरुआत होती है उसके बारे में मैंने आपको पहली क्लास में सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बता दी हैं। उसके बाद जो अपनी दूसरी क्लास आई थी वो बिल्कुल वर्णमाला के ऊपर आई थी, यानी कि दोस्तों वर्ड विन्यास क्या होता है, ये आपकी दूसरी क्लास थी जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से आपको वर्ड विन्यास के बारे में बताया हुआ है। अगर आप इन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए। आज की जो दोस्तों अपनी क्लास होने वाली है वो शब्द रचना यानी कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जब हम वर्ड विन्यास को पढ़ लेंगे यानी कि वर्णमाला को पढ़ लेंगे तो दूसरे नंबर पर जो अपनी टॉपिक बन जाती है वो होती है शब्द रचना यानी कि वर्ड फॉर्मेशन। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो आज की क्लास है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो आपको अगर हिंदी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो आप बिल्कुल पेशेंस बना करके वीडियो में पूरी लास्ट तक बने रहें। चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि आज मैं आपको पूरे डिटेल तरीके से बिल्कुल सरल भाषा में सारी चीज़ें बिल्कुल प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले शब्द रचना यानी कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद इनके कितने प्रकार होते हैं इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके से देखने वाले हैं। बात करें दोस्तों सबसे पहले शब्द के बारे में, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वर्ड क्या होता है, वैसे आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि शब्द क्या होता है। अगर शब्द के बारे में आप समझ जाएंगे तो वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में आपको सारी चीजें बिल्कुल अपने आप पता लग जाएंगी। बात करें दोस्तों शब्द की तो दोस्तों देख सकते हैं कि वर्डों के सार्थक संघात। अब यहां पर संघात का कभी कभी आपसे अर्थ पूछ लेता है, तो संघात का जो अर्थ होता है वो मेल होता है, मिलन होता है या फिर संयोजन होता है। अब यहां पर बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो मेल, मिलन या फिर संयोजन को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो उनके लिए मैंने बहुत ही आसान भाषा में यहां पर लिख लिया है कि वर्डों का एक व्यवस्थित तरीके से रखना ही शब्द कहलाता है, यानी कि वर्डों के सार्थक संघात को ही हम शब्द कहते हैं। यहां पर मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में बिल्कुल बता दिया कि शब्द किसे कहते हैं, यानी कि वर्डों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो वर्डों को एक व्यवस्थित तरीके से रखना ही जो है वो आपका शब्द कहलाता है। जैसे अगर आपसे एग्जांपल पूछ ले तो जैसे आपका राम हो गया, श्याम हो गया, किसी का नाम हो गया, कोई वस्तु हो गई जैसे कलम हो गया, विनायक हो गया, ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल शब्द कहलाती है। अब यहाँ पर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि शब्द के भेद या फिर शब्द के कितने रूप होते हैं। तो दोस्तों बात करें शब्द के भेद या फिर रूप के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि शब्द के कुल 2 भेद या फिर 2 रूप कह सकते हैं। यानी कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है शब्द का सार्थक रूप और शब्द का निरर्थक रूप। इनके बारे में जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शब्द का सार्थक रूप क्या होता है और शब्द का निरर्थक रूप क्या होता है। बात करें दोस्तों नंबर 1 पर शब्द के सार्थक रूप के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जिन शब्दों का अर्थ होता है वे शब्द जो है वो शब्द का सार्थक रूप कहलाते हैं। जैसे आपका पुस्तक हो गया, कलम हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, भाई बहन हो गया, ये सभी जो है शब्द का जो है सार्थक रूप है। जबकि अगर हम शब्द के निरर्थक रूप की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता है वे शब्द जो है शब्द का निरर्थक रूप कहलाते हैं, जो सार्थक शब्दों के साथ बोलचाल में आ जाते हैं। जैसे मैं आपको जब एग्जांपल दूंगा तो चीजें आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे विचार के पहले आचार आ गया, राम के साथ वाम आ गया, यानी कि आचार, विचार, राम, वाम, ये सब इसमें कहीं न कहीं राम तो आपका सार्थक रूप है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि बोलचाल की भाषा में सामान्यतः यहाँ पर राम वाम आ गया, तो जो ये वाम शब्द है वो कहीं ना कहीं शब्द का निरर्थक रूप है। यहाँ पर आचार जो है ये कहीं ना कहीं शब्द का निरर्थक रूप है, क्योंकि ये विचार के साथ आ गया, जो कि हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में ये सारे शब्द आ ही जाते हैं। तो ये शब्द का निरर्थक रूप हो गया और शब्द का सार्थक रूप मैंने आपको बिल्कुल बता ही दिया है। यहाँ पर शब्द का सार्थक रूप और शब्द का निरर्थक रूप से जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है इन्हें आप नोट डाउन करके रखिए, ये आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों शब्द के सार्थक रूपों का वर्गीकरण भी किया गया है। ये क्या होते हैं, इनके कितने रूप होते हैं, इनके बारे में अगर हम लोग डिटेल से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि शब्द के सार्थक रूपों का जो वर्गीकरण है वो कुल 5 रूपों में किया जाता है। यानी कि रचना के आधार पर, नंबर 2 पर आपका आ जाता है उत्पत्ति, कभी कभी ये आपको किसी पुस्तक में स्रोत के अनुसार देखने को मिल जाता है, तो रचना के अनुसार पर शब्द आपका नंबर 1 पर आ जाता है। नंबर 2 पर आपका आ जाता है उत्पत्ति यानी कि स्रोत के अनुसार शब्द। नंबर 3 पर आपका आ जाता है अर्थ के अनुसार शब्द, और नंबर 4 पर आपका आ जाता है काव्य शास्त्री अर्थ के अनुसार शब्द, और नंबर 5 पर आपका आ जाता है विकार या फिर इसे कहीं कहीं आपको प्रयोग के अनुसार शब्द भी देखने को मिल जाता है।
कई कई बुक ऐसी हैं जो विकार के अनुसार शब्द बताती हैं और कई कई बुक ऐसी हैं जो प्रयोग के अनुसार शब्द बताती हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताने का वादा किया है, तो मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स बुक में या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो आपके पांचों रूप है इन्हीं के बारे में जब आप बिल्कुल डिटेल तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको शब्द के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाले हैं। अब इसमें दोस्तों अगर हम लोग बात करें नंबर 1 पर, यानी कि रचना के अनुसार कौन कौन से शब्द होते हैं, तो देख सकते हैं कि रचना के अनुसार शब्द के कुल 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पर आपका आ जाता है रूढ़ शब्द, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 2 पर आपका आ जाता है योग रूढ़ शब्द और नंबर 3 पर आपका आ जाता है यौगिक के शब्द। ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको हर बार आपके यूपीटेट एग्जाम में यहाँ से इस सेक्शन से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। बात करें दोस्तों रूढ़ शब्द क्या होते हैं इनके बारे में, तो अगर इनकी हम परिभाषा देख लेंगे और इनके एक दो एग्जाम्पल हम देख लेंगे तो चीज़ें हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। अर्थात दोस्तों देख सकते हैं कि जिन शब्दों का विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी कि वो पहले से ही छोटे हैं और वो प्रॉपर अर्थ दे रहे हैं, इनका और भी हम विखंडन नहीं कर सकते, इनका हम और भी खंडन नहीं कर सकते, इनका हम और भी विभाजन नहीं कर सकते, यही आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं कि जिन शब्दों का विभाजन नहीं किया जा सकता, विभाजन करने के बाद जिन शब्दों का अलग कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्दों में उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे आपका सिर हो गया, पैर हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, फल हो गया, घर हो गया, आंगन हो गया, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, ये सब जो आपके शब्द हैं ये आपके कहीं न कहीं रूढ़ शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इनका और भी आप विभाजन नहीं कर सकते हैं। तो जिन शब्दों का आप विभाजन नहीं कर सकते हैं वही आपका रूढ़ शब्द कहलाता है। अब दोस्तों नंबर 2 पर बात करें योग रूढ़ शब्द के बारे में, तो दोस्तों यानी कि जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल करके कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, यानी कि ये दो रूढ़ शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे आपका दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, पंकज हो गया, और ये सभी जो आपके हैं शब्द ये आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पर मैंने नोट करके एक पॉइंट से लिख लिया कि जिन शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है वे सभी शब्द जो होते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो एग्जाम्पल है वो कहीं न कहीं आपके जो है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, यानी कि जिन शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है वे सभी शब्द जो हैं आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें नंबर 3 पर, यानी कि यौगिक के शब्द के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर के कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, केवल उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं, तो ऐसे शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर तीसरा अर्थ से मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे योग रूढ़ में कि आप दशानन बोले तो आपका ध्यान जो है वो रावण के ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पर यौगिक में आपका दो रूढ़ शब्दों से मिलकर के यौगिक शब्द तो बनेगा, लेकिन ये तीसरे की ओर संकेत नहीं करेगा, यानी कि इसका जो अर्थ है वो तीसरे की ओर संकेत नहीं करेगा, केवल उसी शब्द से संबंधित ये है अर्थ जो है वो देते हैं। जैसे विद्यालय, इसमें आपका संधि विच्छेद भी हो जाएगा, जैसे विद्याधन आलय, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, और आपका घुड़सवार हो गया, चिड़ियाघर हो गया, रोगग्रस्त हो गया, रोगप्रस्त हो गया, हथौड़ा हो गया, ये सभी जो शब्द आपके हैं ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द ये तीनों जो शब्द हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। यकीन मानिए आप यूपी टेट का पेपर उठा करके देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से 110% आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इन तीनों टॉपिक को आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ करके चलना है, लिख करके चलना है, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया यौगिक शब्द, उनके बारे में भी मैंने आपको एक नोट करके बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें लिख ली हैं, उन्हें भी आपको देख करके चलना है कि जिन शब्दों में तत्पुरुष समास होता है वे सभी शब्द रचना के अनुसार जो है वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो दोस्तों योग रूढ़ शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, और जो यौगिक शब्द होते हैं वो आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल होते हैं। ये चीजें आपको बिल्कुल याद करके रख लेनी है। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग नंबर 2 पर बात करें उत्पत्ति के अनुसार शब्द के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि उत्पत्ति के अनुसार शब्द के मुख्य 4 और कुल 5 भेद होते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि उत्पत्ति के अनुसार पर नंबर 1 पर आपका आ जाता है तत्सम शब्द। ये क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर चीजें बताऊंगा, और तत्सम शब्द के बारे में एक डिटेल से पूरी क्लास लेने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जो आने वाली ये डिटेल की क्लास है वो आपकी मिस हो जाएगी। तो आप अभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से, पूरी डिटेल तरीके से हिंदी की क्लास मिलने वाली है, जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 1 पर आपका है तत्सम शब्द, नंबर 2 पर आपका आ जाता है तद्भव शब्द, नंबर 3 पर आपका आ जाता है देशज शब्द, नंबर 4 पर आपका आ जाता है आगत या फिर विदेशी शब्द, और नंबर 5 पर आपका आ जाता है संकर या फिर मिश्र शब्द। ये क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के अनुसार शब्द के जितने भी भेद हैं उनके बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी को प्राप्त कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मुख्य 4 और कुल 5 भेद होते हैं। तो मुख्य 4 कौन होते हैं और एक मिलाकर के 5 कौन सा हो जाता है, इसके बारे में अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लें तो इसको भी आपको समझ करके चलना है। मैंने यहाँ पर नोट करके ये चीज़ें बिल्कुल लिख ली। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं कि जो कुछ विद्वान हैं वो संकर या फिर मिश्र शब्द को उत्पत्ति के अनुसार शब्द का भेद नहीं मानते हैं। तो अगर जो विद्वान कुछ हैं वो अगर ये नहीं मानते हैं तो उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कुल मुख्य 4 भेद माने जाएंगे, और अगर उन विद्वानों को जोड़ करके यहाँ पर बात की जाएगी तो यहाँ पर कुल 5 भेद माने जाएंगे। यानी कि दोस्तों तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, आगत या फिर विदेशी शब्द, संकरी और फिर मिश्र शब्द। इन 5 को याद करके आपको रखना है, यहीं से आपके जो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग डिटेल से चर्चा करें नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को लेकर के, तो दोस्तों देख सकते हैं नंबर 1 पर आपका आ जाता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा समझें तो दोस्तों देख सकते हैं कि हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो संस्कृत से निकल करके हिंदी में भी संस्कृत के समान बने रहे, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपका माता पिता हो गया, बालक बालिका हो गया, छात्र छात्रा हो गया, शत्रु और मित्र हो गया, ये सभी आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नोट के तहत मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने की कोशिश की है, एक की पॉइंट देने की कोशिश की है जहां से आप तत्सम शब्द को बिल्कुल पकड़ लेंगे। यानी कि दोस्तों जिन शब्दों का संस्कृत में रूप चलता है वे सभी शब्द जो होते हैं आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये की पॉइंट्स आपको याद करके रखना है, क्योंकि यहां से आप बिल्कुल पकड़ ले जाएंगे कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। अब दोस्तों वहीं पर नंबर 2 पर अगर हम लोग चर्चा करें तद्भव शब्द के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो शब्द संस्कृत से निकल करके बाद में अपना रूप बदल लेते हैं उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आपका सिर हो गया, पैर हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, यानी कि इनका जो संस्कृत में रूप नहीं चलता है, यानी कि ऐसे शब्द जिनका संस्कृत में रूप नहीं चलता है वे सभी जो आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। अगर संस्कृत में रूप चलता है तो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, और अगर नहीं चलता है तो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर मैंने आपको कुछ और भी एग्जाम्पल दे दिए हैं, उनको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें नंबर 3 यानी कि देशज शब्द के बारे में, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। देशज शब्द क्या होता है इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल से समझें तो देशज शब्द देश और ज 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसमें देश का जो अर्थ होता है वो गांव होता है और ज का जो अर्थ होता है वो होता है पैदा होने वाला। इस तरीके से देशज शब्द का अर्थ हम कह सकते हैं कि गांव से पैदा होने वाला, अर्थात गांव से पैदा होने वाले वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, जो गांव की सीमा से पैदा होकर के गांव तक ही सिमट करके रह जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। अगर इसके आप एग्जाम्पल को समझेंगे तो चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देशज शब्द के जैसे उदाहरण की बात करें तो मेहरारू हो गया, मनसेधु हो गया, भतार हो गया, मेहरी हो गया, इनारा हो गया, चुटकाइल हो गया, ये सभी आपके देशज शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति होती है वो गांव से ही होती है और गांव तक ही ये सिमट करके रह जाते हैं। तो अगर ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाए तो आपको तुरंत उत्तर सही करना है कि ये शब्द जो हैं वो आपके देशज शब्द कहलाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर आपका नंबर 4 पर आपका आ जाता है आगत या फिर विदेशी शब्द, यानी कि हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर के हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उन्हें हम आगत या फिर विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे आपका बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, कुर्सी हो गया, लालटेन हो गया, पपीता हो गया, संतरा हो गया, ये सभी जो आपके शब्द हैं ये आगत या फिर विदेशी शब्द होते हैं। इनको आप देखकर ही समझ जाएंगे कि ये आगत या फिर विदेशी शब्द है, क्योंकि इनका जो लैंग्वेज है, इनकी जो भाषा है थोड़ी सी आपको इंग्लिश से मिलती जुलती देखने को मिलने वाली है। तो इनको आप बिल्कुल पकड़ ले जाएंगे, यहाँ से आपके उत्तर जो हैं वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे अगर आप इस एग्जाम्पल को, इस जो परिभाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से देखे हुए हैं तो आपके यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे।
अगले नंबर पर बात करें संकर या फिर मिश्रित शब्द, जो कि कुछ विद्वान इसको नहीं मानते हैं इसके मुख्य शब्द के रूप में, तो उसके भी बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ ही लिया गया तो आपके उत्तर अब गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल वादा किया हूँ कि मैं आपको जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो संकर या फिर मिश्रित शब्द के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करें तो हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर के हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उन्हें हम संकर या फिर मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे आपका रेल यात्रा हो गया, टिकट खिड़की हो गया, स्कूटर हो गया, चालाक हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ये सभी जो आपके शब्द हैं वो संकर या फिर मिश्रित शब्द कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको ये पांचों पॉइंट्स जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से बताया, इनके डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं अपने आप को बिल्कुल उसी तरीके से तैयार कर सकूँ कि उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर मैं आपको पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं चीज़ें आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। नंबर 3 पर दोस्तों देख सकते हैं कि अर्थ के अनुसार शब्द होते हैं, जो उनके भी बारे में आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, उनके भी बारे में आपको बिल्कुल पढ़ करके चलना है, समझ करके चलना है, तभी आपके जो प्रश्न हैं वो यूपी टेट एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल सही हो पाएंगे। अर्थ के अनुसार अगर हम लोग शब्द की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि अर्थ के अनुसार शब्द के कुल 4 भेद होते हैं। यानी कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है पर्यायवाची शब्द, नंबर 2 पर आपका आ जाता है विलोम शब्द, नंबर 3 पर आपका आ जाता है अनेकार्थी शब्द, और नंबर 4 पर आपका आ जाता है समुच्चारित शब्द। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल्स की क्लास आपको मैं देने वाला हूं। अगली जो आपकी आगे वीडियो और भी आने वाली हैं वो सभी जो इनके बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके से आने वाली है। लेकिन आज हम लोग शब्द रचना पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें हम बिल्कुल इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बिल्कुल बोर होने लगेंगे, आप बिल्कुल क्लास को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी परिभाषा बताते हुए चलूँगा, आगे मैं इनके बारे में डिटेल से आपको सारी क्लास प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो चीज़ें आपको डिटेल में बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाने वाली है। बात करें दोस्तों नंबर 1 पर पर्यायवाची शब्द के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक ही चीज या भाव को बताने वाले अलग अलग शब्द जो होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि शब्द तो जो है अलग होंगे लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ही चीज को इंगित करेंगे, वही आपके पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आपका दिन, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये शब्द तो कई हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं सूर्य को इंगित कर रहे हैं, तो ये आपका जो है पर्यायवाची शब्द कहलाता है। अब दोस्तों अगर हम लोग विलोम शब्द की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द जो होता है वो आपका विलोम कहलाता है। जैसे अगर आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए तो जैसे राजा का जो उल्टा होता है यानी कि राजा का जो विलोम होता है वो रानी शब्द होता है। तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ना कि किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाला जो शब्द होता है वही आपका विलोम शब्द कहलाता है। तो यहाँ से आपके डाउट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, आप इसको कक्षा 1, 2 से 3 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, तो इनमें ज़्यादा आपको डाउट में नहीं फंसना है। इनकी चीज़ें जो है आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। जो भी आपसे प्रश्न पूछे यहाँ से तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों नंबर 3 पर आपका आ जाता है अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक शब्द के यदि कई अर्थ हो तो वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इनके भी बारे में बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें बतानी है नहीं, यानी कि जो एक शब्द के कई अर्थ बताते हैं वही आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ करके चलना है समुच्चारित शब्द क्या होता है। यही आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और यहीं से बच्चे जो है वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला शब्द होता है समुच्चारित शब्द। इसके बारे में बिल्कुल आपको डिटेल से पढ़ना है। यानी कि दोस्तों ऐसे शब्द जो एक जैसे सुनाई तो देते हैं पर उनके अर्थ जो है वो अलग होते हैं, वही आपके समुच्चारित शब्द कहलाते हैं। जैसे इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए तो फल जो होता है उसका अर्थ कभी कभी फ्रूट भी होता है और जो फल का अर्थ होता है एक रिजल्ट भी होता है, यानी कि परिणाम। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरा जो है रिजल्ट आ गया, तो कहीं ना कहीं फल यानी कि आपको उसका फल मिल गया। फल मिल गया मतलब आपको रिजल्ट मिल गया। जबकि अगर कोई कह रहा है कि फल लाओ तो यहाँ पर आप वो फ्रूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो शब्द हैं वो एक जैसे तो सुनाई देते हैं लेकिन इनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इन्हीं कारण इनको हम समुच्चारित शब्द कहते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि समुच्चारित शब्द से आपके जो डाउट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों आगे नंबर 4 पर बात करें काव्य शास्त्रीय अर्थ के अनुसार शब्द कौन कौन से होते हैं, तो काव्य शास्त्रीय अर्थ के अनुसार शब्द के जो रूप होते हैं वो कुल 3 होते हैं। नंबर 1 पर आपका आ जाता है शब्द का अभिधा रूप, नंबर 2 पर आपका आ जाता है शब्द का लक्षणा रूप और नंबर 3 पर आपका आ जाता है शब्द का व्यंजना रूप। ये क्या होता है, यह बहुत से बच्चे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे तो उनको भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चीज़ें मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा, इतने डिटेल तरीके से बताऊंगा कि अब यहाँ से आपके डाउट कोई भी बचने वाले नहीं है।
यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको डाउट तो बिल्कुल भी रहने वाले नहीं है। अब अगर हम बात करें नंबर 1 पर शब्द का अभिधा रूप के बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके से, तो दोस्तों देख सकते हैं कि अभिधा का अर्थ होता है सीधे सीधे कहना, यानी कि जहां पर किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की विशेषता सीधे सीधे बताई जाए वहां पर शब्द का अभिधा रूप होता है। जैसे भारत एक महान देश है, यानी कि अपना जो देश भारत है वो एक महान देश है, यहाँ पर चीज़ें जो है बिल्कुल सीधे सीधे बताई जा रही हैं। तुलसीदास हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे, यानी कि यहाँ भी आपको चीज़ें सीधे सीधे बताई जा रही है, यानी कि तुलसीदास की विशेषता जो है वो सीधे सीधे बताई जा रही है कि तुलसीदास जो है हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे। जबकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर शब्द का लक्षण रूप के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि लक्षण का अर्थ होता है प्रतीक रूप से लाना, यानी कि जहां किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की विशेषता बताने के लिए प्रतीक में दूसरा शब्द लाया जाता है वहां पर शब्द का लक्षण रूप होता है। जैसे भारत वर्ष धरती का स्वर्ग है। और दोस्तों यहाँ पर नंबर दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो चीज़ें आपको और भी समझ में आ जाएंगी कि आप लोग अपने घरों के चिराग हो, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक शब्द की विशेषता बताने के लिए यहाँ पर दूसरे शब्द को लाया जा रहा है, यानी कि दोस्तों भारतवर्ष धरती का स्वर्ग, यानी कि धरती शब्द यहाँ पर यूज करके ये इसकी विशेषता बताने की कोशिश कर रहा है भारत की, कि जो पूरी धरती है उसका कहीं न कहीं स्वर्ग जो है वो भारत है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि शब्द का लक्षण रूप जो होता है वो कहीं न कहीं प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए हम दूसरे शब्द का जहां पर प्रयोग करते हैं वही आपका शब्द का लक्षण रूप होता है। जबकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें नंबर 3 पर शब्द का व्यंजना रूप के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि व्यंजना का अर्थ होता है व्यंग, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए व्यंग में दूसरा शब्द लाया जाए वहां पर शब्द का व्यंजना रूप होता है। जैसे भारतीय राजनीति में बहुत से नारद है, यानी कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की या फिर वस्तु की विशेषता बताने के लिए एक व्यंग शब्द यानी कि नारद का प्रयोग किया जा रहा है। मित्रों में गिरगिट भी होते हैं, गिरगिट जो है आपका व्यंग शब्द है, यहाँ पर यह बताने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये शब्द का व्यंजना रूप है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको जो तीनों पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आपको एग्जाम्पल दे देगा कि यह शब्द का कौन सा रूप है। भारतीय राजनीति में बहुत से नारद है, आपको 4 विकल्प दे देगा, 3 विकल्प ये दे देगा, एक कोई और दे देगा, तो आपसे पूछेगा कि ये शब्द का कौन सा रूप है, तो आपको बताना है कि ये शब्द का व्यंजना रूप है। ऐसे आपसे क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा जाने वाला। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इससे पहले की जो प्रीवियस ईयर की आपकी जो क्वेश्चन सेट है उसको उठा करके देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि कहाँ से कितने प्रश्न आपके पूछ रहे हैं। अब दोस्तों नंबर 5 पर आपका आ जाता है विकार या फिर प्रयोग के अनुसार शब्द। विकार या प्रयोग के अनुसार शब्द के मुख्य जो होते हैं वो 2 और कुल 8 भेद होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि विकारी या फिर सविकारी शब्द, और नंबर 2 पर आपका आ जाता है अविकारी शब्द। ये भी आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है, पॉइंट्स है, तो यहाँ से भी आपको बिल्कुल याद करके चीजें रखनी है। यानी कि विकारी या फिर सविकारी शब्द क्या होता है, अगर इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ लेंगे तो अब आपके क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल भी गलत होने वाले नहीं है। बात करें दोस्तों विकारी या फिर सविकारी शब्द के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि विकारी का जो अर्थ होता है वो विकृत होना यानी कि बदल जाना होता है। अर्थात जो शब्द विकार के अनुसार अपना अर्थ जो है वो बदल देते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, पुस्तक कलम हो गया, ये सभी जो आपके हैं विकारी या फिर सविकारी शब्द कहलाते हैं। नोट करके मैंने आपको यहाँ पर की पॉइंट्स देने की कोशिश की है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जो सभी शब्द होते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है विकारी शब्द के भेद के बारे में, तो विकारी शब्द के कुल 4 भेद होते हैं। नंबर 1 पर आपका जाता है संज्ञा, नंबर 2 पर आपका जाता है सर्वनाम, नंबर 3 पर आपका जाता है क्रिया और नंबर 4 पर आपका जाता है विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये चारों पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि शायद ही आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन न बने। यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाने वाले हैं। तो ये भी आपकी बिल्कुल डिटेल से इसकी भी क्लास होने वाली है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आप आगे आने वाली इन सभी क्लासेस को बिल्कुल मिस कर देंगे। और ये सभी क्लास बिल्कुल आज की क्लास के तरीके से होने वाली है। जैसे आज मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल शब्द रचना के बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके से बता रहा हूँ, वैसे मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल तरीके से बताने वाला हूँ। तो आप अगर बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से अपने यूपी टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप आगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको चीज़ें ये सब मिलने वाली हैं और आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी को कर पाएंगे।
नंबर 2 पर दोस्तों आपका आ जाता है अविकारी शब्द, यानी कि विकारी शब्द के बारे में मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। अब आपको ये देखना है कि अविकारी शब्द क्या होते हैं, यानी कि जो शब्द प्रयोग के अनुसार अपना अर्थ नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे और हो गया, किंतु हो गया, लेकिन हो गया, परंतु हो गया, ये सभी चीज़ें आपकी जो होती हैं वो अविकारी शब्द के अंतर्गत आ जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक और की पॉइंट देने की कोशिश की है कि जो समस्त अव्ययवाची शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं, यानी कि जितने भी आप अव्ययवाची शब्द देखें आप उन्हें तुरंत आंख बंद करके अविकारी शब्द पर उत्तर लगा दीजिए, आपके उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अविकारी शब्द के भी भेद होते हैं, इनके भी 4 भेद होते हैं। नंबर 1 पर आपका आ जाता है संबोधनवाची अविकारी शब्द, नंबर 2 पर आपका आ जाता है क्रिया विशेषणवाची अविकारी शब्द, नंबर 3 पर आपका आ जाता है समुच्चयवाची अविकारी शब्द और नंबर 4 पर आपका आ जाता है संबंधवाची अविकारी शब्द। अब ये क्या होते हैं इनके भी बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से आगे जो आने वाली क्लासेज हैं उनमें बताने वाला हूँ। आज की क्लास में मैं इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल से इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये वीडियो आपकी कम से कम 10 से 15 घंटे की बन जाएगी अगर मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताने लगूंगा। तो आपको बिल्कुल बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जैसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसी के अनुसार आप पढ़िए। यकीन मानिए आपको यूपी टेट एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन यही इन क्लासेस से बिल्कुल मिलने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको विकारी और अविकारी शब्द के बारे में बताने की कोशिश की। अब दोस्तों वहीं पर बात करें एक नोट के तहत मैंने आपको एक चीज ये बताने की कोशिश की है कि विकार के अनुसार मैंने आपको ऊपर बताया है कि शब्द के कुल मुख्य 2 और कुल 8 भेद होते हैं। तो 2 आपको मैंने बता दिया कि विकारी और अविकारी शब्द होते हैं, लेकिन 8 कौन से होते हैं इनके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नोट करके सारी चीजें लिख दी है कि विकारी और अविकारी शब्दों के भेदों को जोड़ करके विकार के अनुसार शब्द के कुल 8 भेद कर दिए गए। ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है। अगर मान लीजिए आपसे 8 भेद के बारे में पूछ ले तो आप इन 8 भेदों के बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके से बता सकते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आप इसको नोट्स में नोट डाउन करके नहीं रखेंगे या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं रखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी नहीं आएंगी और आप एग्जाम के टाइम पे इन सभी पॉइंट्स को भूल भी जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने सारे की पॉइंट्स को बिल्कुल नोट डाउन करके रख लिया होगा। आगे जो अपनी क्लास होने वाली है वो वाक्य रचना यानी कि सिंटैक्स के बारे में होने वाली है, यानी कि वर्ड, शब्द और वाक्य इन तीनों के बारे में जब हम बिल्कुल डिटेल तरीके से पढ़ लेंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारी चीजें, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द क्या होते हैं इनके बारे में एक एक करके मैं आपको सारी क्लास से बिल्कुल प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि कल आपको वाक्य रचना यानी कि सिंटैक्स के बारे में बहुत ही प्रॉपर तरीके से पूरी फुल डिटेल क्लास मिलने वाली है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।